गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस एंड द वीडियो। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, good evening, good evening. I hope everyone is doing fine. All clear? लाइट तो सारी ही ऑन है। ठीक है, ब्राइटनेस स्टूडेंट्स, ब्राइटनेस से काम चल जाएगा और डू आई नीड टू कॉल टेक्निकल टीम? बताइए जी। स्टूडेंट्स के ब्राइटनेस से रिलेशन में मैसेज आ रहे हैं। चलिए, मुझे मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं एक बार ब्राइटनेस थोड़ा सा करके देखता हूं, अगर हो जाएगा तो। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। चलिए जी, आई डोंट थिंक कि ये अभी हो रहा है और इसमें काफी टाइम लग जाएगा, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन दिस। लेट्स बिगिन विद द सेशन। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू माय सेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, आज की क्लास में क्या क्या चीजों को कवर अप करने वाले हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम बात करेंगे आज फैक्ट्स पे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कल मैंने आपको कहा था कि मेरे को आपको डिक्टेट नहीं कराना पड़ेगा, मैं आपको नोट्स में ही ऐड ऑन कर दूंगा। तो आज मैं इस स्लाइड में ही मैंने कुछ पिक्चर्स जो हैं अपने नोट्स की ऐड ऑन की हैं, उनको मैं एक बार पढ़ दूंगा आपकी हैंडराइटिंग समझने के लिए, एंड वी आर डन विद दिस। ठीक है जी, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाएंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पर। ठीक है, और उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो आज ही की क्लास में सिटीजनशिप को भी कवर अप कर लेंगे फटाफट। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। पहले तो इस टॉपिक के बारे में समझ लो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसी लिस्ट तक अपने आप को जो है कन्फाइन ना करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई फैक्ट्स मिलते हैं तो उनको ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट्स हैं?
ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम भी कर देता हूं ताकि आप पढ़ सकें। आई होप कि पढ़ा जाएगा ये अब, ठीक है। एक बार मार्क कर लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने दिया था? सबसे पहली बार दिया था एम.एन. रॉय ने इन 1934, और कांग्रेस ने दिया था 1935 में। किसको दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि बाद में आपका बना अगस्त ऑफर, अगस्त 1940 में, ठीक है जी। उसके बाद डिमांड ऑफ केम एंड कॉन्स्टिट्यूटेड इन, आपकी कब पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहली मीटिंग कब हुई? पहला ड्राफ्ट कब हुआ? पहला पब्लिकेशन कब हुआ? एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? केम इनटू फोर्स कब हुआ? लॉ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सारी फैक्ट्स हैं जो मैंने यहां पर इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपका एक फैक्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा। तो ये कुछ बुक्स में 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज है, कुछ बुक्स में ये 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज है, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कितने सेशंस हुए? 11 सेशंस कवरिंग 165 डेज, ठीक है जी। इसमें कितना पैसा खर्च हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? दैट इज 64 लाख, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कब हुई? 24 जनवरी को 1950 को, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब एंड हो गई तो उसने किसका रोल प्ले किया? प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑन 26 जनवरी से लेके टिल इलेक्शंस तक, ठीक है। तो ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पारुल, ये मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ बताना आपको, इनको नोट्स में ऐड ऑन करना है अपने, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने बस एक बार रीड किया है कि आपको ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, इन सभी से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी आर्टिकल्स कम, अब ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका हूं, कितने आर्टिकल्स आए थे लॉ डे के टाइम पे। तो 16 आर्टिकल्स प्लस यहां पे आपका प्रीएम्बल भी आ जाएगा। प्रीएम्बल नहीं लिखा हुआ है, कल मैंने ये करवा दिया था आपको, ठीक है जी। जस्ट अ सेकेंड। और ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, तो आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी आपको सिर्फ देखना है कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने, ये अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी नंबर ऑफ कमिटीज थी? जैसे एक ड्राफ्टिंग कमिटी थी, उसी तरीके से टोटल कितनी कमिटीज थी? तो 8 मेजर कमिटीज थी, 13 माइनर कमिटीज थी, ठीक है। तो टोटल आपकी 22 कमिटीज थी। टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे? परमानेंट चेयरमैन कौन थे? टेम्परेरी थे आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। उसके बाद ये चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी या फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को, ठीक है। ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। क्या आप चाहते हो मैं इस पे इससे ज्यादा टाइम लगाऊं? डन, क्लियर? तो सभी के नो आ रहे हैं क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये मैंने आपको इसलिए दे। और इसके बाद भी मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्ट ना करें, आप जो भी बुक टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आपको कोई और फैक्ट मिलता है तो उसको भी नोट्स में ऐड डाउन कर लेना, ठीक है। इसमें और कुछ देख लेता हूं मैं, अगर और भी कुछ होगा तो। अच्छा, एक पेज और भी होगा इसमें, आई थिंक, ये देखिएगा। एक पेज और भी है, ये भी मैं एक बार फटाफट से रीड कर देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। इसमें लीगल एडवाइजर कौन था, सेक्रेटरी कौन था, वाइस प्रेसिडेंट कौन था? 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? कैलीग्राफर कौन था? इंग्लिश का और हिंदी का, ठीक है जी। कैलीग्राफर कौन होता है? एक पर्सन हु इज स्किल्ड एट द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। जैसा आपने कर्सिव राइटिंग वगैरह की होगी ना, तो जो पहला ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था, तो वो जो हैंड राइटिंग थी, ठीक है जी, उसी को कैलीग्राफर कहा गया। तो वो इंग्लिश में लिखा गया था और हिंदी में, ठीक है जी। तो इंग्लिश का कौन था? हिंदी के थे वसंत कृष्ण वैद्य जी, और इंग्लिश के थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने थे? 389, जिसमें से कि 292 इलेक्टेड थे, 93 प्रिंसली स्टेट से थे, और 4 चीफ कमिश्नर्स थे, ठीक है जी।
और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने थे? 7 थे। उसकी लिस्ट भी यहां पर आपको दी गई है, क्योंकि कई बार ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई थिंक इतना ही होगा ये शायद। दैट्स इट। ठीक है जी। तो जितने भी फैक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेरे पास, वो मैंने आपको इस स्लाइड के थ्रू शेयर कर दिए हैं। इसी क्लास के नीचे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे चले। ऋषि पूछो मत, इससे ज्यादा डिटेल्स में पूछते हैं, इससे ज्यादा डिटेल्स में। हाँ, ये स्टैटिक आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे चलें। अब आई थिंक इतना कर लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जी, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एक नए तरीके से इस टॉपिक को मैं कराऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे प्रीएम्बल के बारे में, जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, कि प्रीएम्बल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं होता। जितने भी आपके कोडिफाइड लॉज हैं, अगर आप याद करोगे तो सेक्शन 1 के ऊपर ही आपका प्रीएम्बल हर एक एक्ट में लिखा होता है। हाँ, यूजुअली उनका प्रीएम्बल 2 से 3 लाइन या 1 लाइन का होता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हमारा थोड़ा सा बड़ा है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। प्रीएम्बल का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। लॉ की सबसे अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स, कि जब लॉ लिखा जाता है तो वो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लिखा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों लिखा? ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लॉ बना सकें। कॉन्ट्रैक्ट्स के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट? आप और मैं इस क्लास में प्रेजेंट है, पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आपका और स्टडी आईक्यू जुडिशरी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरा और स्टडी आईक्यू जुडिशरी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस वजह से हम दोनों यहां पर मिल रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो जरूरत है। दूसरा एग्जांपल ले लो आईपीसी का। सर आईपीसी की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें बताना होगा कि कौन से ऑफेंसेस है और उनकी क्या पनिशमेंट होगी। तो आपके हर एक लॉस का जो मतलब होगा वो निकल के आएगा कि सर उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसी तरीके से फिर एक सवाल और आता है, सर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या अचीव करना चाहता है? आपको एक चार्ट दे रहा हूं, इससे आपको याद करने में भी मदद मिलेगी। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप में से अगर कोई राजस्थान के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर रहा हो तो ट्रांसलेशन में आई थिंक 2 बार आपका प्रीएम्बल पूछा जा चुका है, कि प्रीएम्बल हिंदी में दे दिया आपको इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में दे दिया उसकी हिंदी करनी है, जो कि अगेन इजी नहीं होगी क्योंकि जिस तरह के वर्ड्स प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। तो राजस्थान में पता नहीं क्यों, बट राजस्थान के जो भी एग्जामिनर है उनका फेवरेट टॉपिक होता है प्रीएम्बल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है बाकी स्टेट्स में नहीं आ सकता, बट राजस्थान के स्पेसिफिकली। अब इसको समझने का, प्रीएम्बल को याद करने का एक तरीका है, उस तरीके पर आते हैं। एक चार्ट आपके सामने बना रहा हूं, उसके बाद एक एक करके मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। पूरे प्रीएम्बल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है जी। कंट्री, सिटीजन्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये रेजोल्यूशन, ये प्रॉमिस और ये डिक्लेरेशन। ये आपका प्रेजेंट, देखो एक चीज को ना कई तरीकों से पढ़ा जा सकता है और मेरा मानना यह है कि जो भी आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाए वो तरीका बेस्ट है। अब देखिएगा मैंने यहां पर किया क्या है। बेसिकली एक बार बेयर एक्ट से आप कंफर्म कर सकते हैं कि जब आप प्रीएम्बल की तरफ पहली नजर में देखेंगे तो प्रीएम्बल की पहली नजर में आपको दिखेगा कि सर पूरे प्रीएम्बल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब 3 पैराज आपको अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, जब आप फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये कंट्री के बारे में बात कर रहा है, हमारे देश के बारे में बात हो रही है। उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो ये सिटीजन्स के बारे में बात करेगा। सेकंड पैरा आपको सिटीजन्स के बारे में मिलेगा और थर्ड पैरा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात हो रही होगी। जो कंट्री है
वो क्या ले रही है, रिजोल्यूशन ले रही है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैरा में आपको वर्ड्स मिलते हैं डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक, ठीक है। तो हम रिजोल्यूशन ले रहे हैं, रिजोल्यूशन मतलब कि हमारा देश ऐसा होगा, और ये हम प्रेजेंट में है। ये आपने टेंसेस पढ़े होंगे इंग्लिश में, जो राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो टेंसेस रिवाइज भी कर रहे हो, टेंसेस से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में यहां पर बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, कंट्री के बारे में, और हमें किस तरीके का देश बनाना है, रेजोल्यूशन ले रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। जब आप सेकंड पैरा में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पे सिटीजन्स के बारे में बात हो रही है। यहां पे सिटीजन से प्रॉमिस किया जा रहा है, क्या प्रॉमिस किया जा रहा है, आपको लिबर्टी मिलेगी, आजादी, ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा। यह वादा किया जा रहा है सिटीजन से कि आपके साथ ऐसी चीजें होंगी, और ये फ्यूचर कि आपके साथ जस्टिस अब होगा, आपको इक्वालिटी दी जाएगी, आपके साथ इक्विटी होगी, ठीक है जी। और थर्ड पैरा जब आप बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करता है, और ये चीजों को डिक्लेयर कर रहा है। क्या डिक्लेयर कर रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को किसने बनाया है, पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया। किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। ये डिक्लेरेशन दी गई है जो कि पास्ट टेंस में, कि ये तो हो चुका है। तो थर्ड पैरा हो चुका है, ये देश हम बना रहे हैं और ऐसा आपसे प्रॉमिस किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया होता है कि प्रीएम्बल में आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या इनका रिलेशनशिप है, और किन चीजों के बारे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक बार इसके साथ पहले कुछ चलो फैक्ट्स बाद में करेंगे, पहले प्रीएम्बल के एक एक वर्ड को एक बार पढ़ लेते हैं, एक एक वर्ड पे फोकस कर लेते हैं, उनके बेसिक मीनिंग जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो बेयर एक्ट एक बार प्लीज ओपन कर लीजिएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए जी, अब मेरे साथ पढ़िएगा, मैं एक एक वर्ड आपको उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं, चाहो तो अपने बेयर एक्ट में अंडरलाइन कर लो या अलग से नोट्स में, ठीक है। और लेट मी कंप्लीट, एक बार मैं प्रीएम्बल अपनी तरफ से कंप्लीट कर लूं, फिर जितने सवाल पूछना चाहो मैं नेक्स्ट टॉपिक तभी स्टार्ट करूंगा जब आपके प्रीएम्बल के क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा। तो अभी कमेंट में मत लिखना, पहले मुझे मेरा प्रीएम्बल मेरे अकॉर्डिंगली कंप्लीट करने दो, ठीक है। चलिए प्रीएम्बल पढ़ते हैं जी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब आपके और मेरे, हम जो इंडिया के लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं। सोलेमली रिजॉल्व्ड, तो क्या यहां पे रेजोल्यूशन लिया जा रहा है, ये देखो रेजोल्यूशन लिया जा रहा है, आंसर इज यस, ठीक है। टू कंस्टिट्यूट इंडिया, किस तरीके का देश बनाना है हमें, इनटू ए सॉवरेन। अच्छा सर ये सॉवरेन क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि बेसिकली यहां पर किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी। यहीं पर अगर किसमें चलिए मैं एक्चुअली ये सोच रहा था साथ साथ में डिक्टेशन तो फिर बहुत क्लब हो जाएगा, आप समझिए, पहले समझने पे फोकस करते हैं, डिक्टेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वरना मैं इसके भी नोट्स आपको उसी तरीके से दे दूंगा। सुनिएगा, सॉवरेन का क्या मतलब है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे और आपको ब्रिटिश राज में जाएंगे तो हमारे देश में क्या होगा क्या नहीं होगा कौन डिसाइड करता था, यूके में जो क्वीन थी वो डिसाइड करते थे कि भाई हमारे देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे देश में किस चीज का प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे टैक्सेस होंगे, हमारे देश का कोई भी डिसीजन, किसी भी तरीके का डिसीजन, वो कौन डिसाइड करता था, यूके। आज क्या हम सॉवरेन है, सॉवरेन मतलब हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें क्या किसी की परमिशन की जरूरत है, आंसर इज नो। हम सही गलत अच्छा बुरा जो भी डिसीजन लेंगे इंडिपेंडेंटली लेंगे, इसका मतलब होता है सॉवरेन। दूसरा वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड पे आइएगा, सोशलिस्ट। सर अब ये सोशलिस्ट क्या होता है, क्या यहाँ पे हर एक चीज प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या गवर्नमेंट का भी कुछ है या नहीं है। जैसे आपको देखने को मिलेगा रेलवेज,
तो रेलवेज किसकी है? गवर्नमेंट के। तो हर चीज यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। सेक्युलर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी कहूंगा क्योंकि एग्जाम आपकी न्यूज में भी ये टर्म लगभग बनी ही रहती है। सेक्युलर का मतलब है कि देश का कोई रिलीजन नहीं है। इसके बारे में सबसे बड़ा मिथ ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है या कुछ लोगों को लगता है सेक्युलर मतलब हमारा कोई धर्म नहीं हो सकता। सेक्युलर का मतलब देश का, इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का अपना कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं, जैसे कि मैं हूं, आप हैं, हमारा कोई ना कोई रिलीजन हो सकता है। अब देश का रिलीजन होने से फर्क क्या पड़ता है? देश का रिलीजन होने से फर्क यह पड़ता है कि जैसे अगर आप इसमें कोई भी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल इस्लामिक कंट्री, तो वहां के जब आप लॉज देखेंगे तो वो लॉज किसी भी तरीके से उनके रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, वो उनके जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, किसी भी तरीके से इंटरेस्ट लेना इज हराम व्हेन इट कम्स टू इस्लाम। तो इन शॉर्ट की वहां के जो बैंकिंग के लॉज बनेंगे वो भी उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमारे देश में इस तरीके से नहीं होगा। हमारे देश में लोग अपना रिलीजन करेंगे, जो भी उनको परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है। आर्टिकल 25 है, राइट टू रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन कंट्री का किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? हमने सेक्युलर बनना क्यों पसंद किया? वो इस वजह से किया क्योंकि हमारे देश में आपको हर रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक, और उसके बाद लिखा हुआ है रिपब्लिक। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन होता है कि सर दोनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन सिमिलर है नहीं। डेमोक्रेटिक का मतलब है आपके अभी लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, मैं भी वोट करूंगा, आप भी वोट करेंगे, देश के लोग भी वोट करेंगे, तो जिस भी पार्टी पे देश के लोगों का यकीन होगा वो उसको वोट देंगे और उसकी सरकार बन जाएगी। क्या ऐसे होगा कि भैया जी जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो बच्चे होंगे, जैसा मोनार्की सिस्टम में होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्या वैसा होगा? आंसर इज नो, दिस इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो जो सरकार बनेगी वो लोग चुनेंगे। अब आ जाइए रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या लोग चुनेंगे या वो भी मोनार्की सिस्टम से ही आएगा? तो उसे भी जो है लोग ही चुनते हैं। अब एक कुछ एग्जाम्पल देता हूं। यूके की तरफ जब आप देखेंगे तो यूके में डेमोक्रेसी है, लेकिन यूके रिपब्लिक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यूके में भी इलेक्शंस होते हैं, लोग ही सरकार चुनते हैं, लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि जो उनका हेड ऑफ स्टेट है वहां पे मोनार्की सिस्टम है। लेकिन जब आप इंडिया की तरफ देखेंगे तो वो डेमोक्रेटिक तो है ही है, रिपब्लिक भी है। अब एक और पॉइंट बता देता हूं, ये जो आपका जिस सीक्वेंस में ये टर्म्स लिखी हुई है ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इसी सेम सीक्वेंस में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये अगेन मेरे को भी ऐसे क्वेश्चंस पसंद नहीं है, बट जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आपके सामने आ जाएगा क्वेश्चन, प्लीज टिक द करेक्ट वन, तो उसमें आपको ये सीक्वेंस भी याद करना होगा कि जब आप पैरा 1 पढ़ते हैं तो सबसे पहले सॉवरेन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेकुलर आता है, फिर डेमोक्रेटिक आता है, फिर रिपब्लिक आता है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो? SSS कोई भी टेक्निक लगा के तो याद कर लेना। आगे बढ़ रहा हूं। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। अब मैंने आपको पैरा 1 करा दिया, मुझे बताइए कि जो पैरा 1 मैंने आपको कराया, क्या उसमें यही बात हो रही है? क्या हमारे देश के बारे में बात हो रही है? क्या उसमें हम रिजोल्यूशन ले रहे हैं कि हमारे देश का कैरेक्टर क्या होगा? एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है कि देश का कैरेक्टर क्या होगा। क्या वो डेमोक्रेटिक होगा? क्या वो रिपब्लिक होगा? आंसर इज यस। ठीक है, क्या वो सोशलिस्ट होगा? आपकी एक ना बहुत बड़ी डिबेट चलती है, अगेन आपके अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कि भाई आजकल ना प्राइवेटाइजेशन का जमाना है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं सर प्राइवेटाइजेशन होगा ना लोग काम करेंगे, कंपनीज काम करवाती हैं। आप में से अगर कोई प्राइवेट जॉब करता होगा तो वो और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएगा। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि भाई नौकरी तो नहीं जा रही है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज से 20 साल पहले कोई भी सरकारी नौकरी होती थी तो बात अलग थी। आज सरकारी नौकरी भी वैसी नहीं है कि आराम से बैठे हुए हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, एमपी का। आई होप कि सभी को पता होगा, और मेरे हिसाब से तो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कुछ बच्चे जज बन गए हैं एमपी में,
और उसके बाद उसमें 6 जजेस को निकाल दिया गया क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट थे। और इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि एमपी में ना उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीडिफाइन किया है कि हमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर एक्सपीरियंस होगा तो उन्हें मतलब ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। अब आपने एग्जाम तो निकाल लिया लेकिन आप कोर्ट को संभाल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, वकील साहब कुछ कह रहे हैं, आप डर जा रहे हो, मतलब इन शॉर्ट आपसे कोर्ट हैंडल नहीं हो रही है। अब उसमें अगेन आपकी पर्सनल स्किल्स आती हैं। तो अब आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले मैं नहीं सोच सकता था कि जजेस को निकाल देंगे। तो चीजें बदल रही हैं, लेकिन हाँ एक आर्ग्यूमेंट जरूर आता है कि सर प्राइवेटाइजेशन होती है ना, कस्टमर भी खुश रहता है, बढ़िया उसको सर्विस मिलती है और काम भी होता है। सर गवर्नमेंट उसमें जाते हैं ना तो वो तो अब लंच टाइम हो गया, लंच टाइम चल रहा है एंड सो ऑन। तो ये सोशलिस्ट की भी हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है। अब ये डिबेटेबल वाला टॉपिक है, अगर और लगभग ये टू सम एक्सटेंट तो ऐसी भी डिबेट नहीं है जो कंक्लूजन बहुत इजीली हो जाएगी। तो आपके लेकिन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होने चाहिए कि सोशलिस्ट होना चाहिए कंट्री में या नहीं होना चाहिए। आपको ये सवाल इंटरव्यू स्टेज पे जरूर पूछे जा सकते हैं कि आपकी क्या राय है। और सब अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर पर्सनल राय छोड़ो, हमें बताओ सबसे बढ़िया आंसर कौन सा होता है जब भी हमसे ओपिनियन पूछा जाए। तो हमेशा याद रखिएगा स्टैंडर्ड आंसर वो होता है अगर वो किसी जजमेंट से रिलेटेड है तो आप कहो सर आई एग्री विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और अगर वो इनसे रिलेटेड है तो सर देश ने सोचा तो सही सोचा है, तो मैं भी एग्री करता हूँ सोशलिस्ट और ये सेक्युलर और ये होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड आंसर है, बट वो अगर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप डिसएग्री भी करना चाहो तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डिसएग्री करोगे तो आपको तो लेंगे नहीं एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है एज एन एजुकेटर आपको बताना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, पैरा 2 सुनते हैं। अब पैरा 2 क्या कहता है जी, आ जाइए। जस्टिस, और जस्टिस मतलब सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, मतलब क्या ऐसा होगा कि कुछ लोगों के पास तो खाने को रोटी नहीं है और कुछ लोग मतलब बाथरूम में भी जा रहे हैं तो सोने की दीवारें लगी हुई हैं। तो जस्टिस होगा इकोनॉमिक वाइज, जस्टिस होगा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब अगर आज आप कहो कि भैया मुझे अपनी पार्टी बनानी है, मुझे देश का नेता बनना है, क्या आपको कोई रोक सकता है? आंसर इज नो। बना लो पार्टी, करो अपना प्रचार और करो, मांगो वोट, कोई आपको रोक सकता है? आंसर इज नो। इन शॉर्ट किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं है कि भैया आपको तो रोका जाएगा, आप तो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो सकते, आप तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन ही नहीं सकते। हाँ ये जरूर है एज पर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होती है, जैसे कि जो एज है 35 ईयर्स है, इंडियन सिटीजन है एंड सो ऑन, तो आप भी बन सकते हो। अब इससे फर्क पता है क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है जब आप पाकिस्तान का, अगेन मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मेरा सही गलत का पर्पस नहीं है, बट मेरा आपको एग्जांपल से ये समझाने का वो है कि किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जब आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते, बात खत्म। बट यहां पर देयर इज नो सच क्राइटेरिया, ये डिफरेंस होता है, ठीक है जी। दूसरा सुनिए, लिबर्टी। अब लिबर्टी क्यों जरूरी थी? लिबर्टी इसलिए जरूरी थी सर, आजादी, इंसान बन के पैदा हुए हैं, जानवर नहीं। तो अगर मैं कुछ सोचना चाहूं, मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहूं, जो आपको आर्टिकल 19 में भी देखने को मिलती है, एंड दैट इज कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे एक्सप्रेस। अब मैं अगर सरकार ने कोई पॉलिसी लेकर आई, मैं कहता हूं भाई मेरे संदीप खत्री के अकॉर्डिंग वो पॉलिसी ठीक नहीं है, उससे लोगों का फायदा नहीं होगा, तो क्या कोई मुझे रोक सकता है कहने से? या अगर मैं कहता हूं तो मेरे को कोई ऑफेंस लग जाएगा? आंसर इज नो। हाँ अगर मैं किसी भी तरीके से कोई अनलॉफुल प्रोटेस्ट करता हूं, किसी भी तरीके से कोई पब्लिक न्यूसेंस करता हूं, तो उसकी तो पनिशमेंट मिलेगी भैया, वो आप ये कवर नहीं कर सकते। और आजकल अगर आप देखोगे तो आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट होता है, बट वो राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। लेकिन अगर आप हाईवे ब्लॉक करते हो तो दैट इज एन ऑफेंस, पब्लिक न्यूसेंस और टॉट भी। आगे सुनिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहेगुरु को मानता है, कोई जीसस को मानता है, आपकी जैसी श्रद्धा हो आपको उतनी आजादी है। या तो आपका उस फैमिली में जन्म हुआ है, या आप बाद में अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हो तो वो आप चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मुझे बताइए अभी राजस्थान की नोटिफिकेशन आई, तो क्या मैं कह सकता हूं उसमें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है? भाई जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे वो,
चले जाएगा। अब आपके किसी के दिमाग में आ सकता है सर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है उसमें तो हम SC ST या OBC जो भी रिजर्वेशंस दे रहे हैं रिजर्वेशन भी है, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे हुई? तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इस वजह से हुई क्योंकि वहां पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। एक बहुत फेमस लाइन है, इक्वालिटी इक्वल्स के अमंग होती है। मतलब अगर मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं और वो दोनों जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो उनमें इक्वालिटी होगी। जनरल और कोई अगर रिजर्व कैटेगरी से आता है तो वो इक्वल नहीं है, उनको इक्वल करने की कोशिश की जा रही है थ्रू रिजर्वेशन। अब अगेन आई नो कि आप में से कुछ हो सकता है एग्री करते हो रिजर्वेशन पॉलिसी से, कुछ नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है जो कानून है वो आपको बताना, ठीक है? आगे सुनो। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, भाईचारा, जिसमें एक सबसे अच्छी स्टोरी आती है, बचपन में सभी ने सुनी होगी, आई थिंक लक्कड़हारे की स्टोरी सभी ने सुनी होगी, विच मीन्स कि एक लकड़ी अगर आपके हाथ में है तो वो इजीली टूट सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बंडल ऑफ स्टिक्स हैं तो वो नहीं टूटेगी। तो जो अनेकता में एकता है, ठीक है, वो नहीं टूटेगी। लेकिन अगर हम ही आपस में लड़ते रहेंगे तो हमें बाहर दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हम ही इस देश को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। तो हमारे अंदर फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है जी, जिसमें कि हमारे भाईचारा में आपकी भी इज्जत हो, हमारी भी हो। एक बहुत ही अच्छा शेर भी है इस पॉइंट पे, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो उस तरीके का रिस्पेक्ट हम सभी सिटीजन्स में एक दूसरे के लिए होना चाहिए, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब देखिएगा सेकंड पैरा में आपको क्या देखने को मिला, सिटीजन्स को वादा किया जा रहा है कि उन्हें जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रेटर्निटी, और ये कब होगा? फ्यूचर में ऐसा होगा आपके साथ। दैट इज द सेकंड पैरा। अब करते हैं जी कंक्लूजन विद द थर्ड पैरा। थर्ड पैरा क्या कहता है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आज की क्लास में जब शुरू की थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ही इतने सारे वो फैक्ट्स थे जो डिस्कस किए थे। दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, तो तारीख भी यहां पे लिखी है, डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत बार पूछते हैं कि आपका अडॉप्शन कब हुआ था, इनैक्टमेंट कब हुआ था, कब, और गिव अवर सेल्फ मतलब पीपल ऑफ इंडिया ही अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, हम ही लिख रहे हैं, लेकिन थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपने आप को दे रहे हैं। ये क्या है? थर्ड पार्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करता है, जो कि डिक्लेरेशन है, और ये पास्ट के बारे में बात करता है। ऐसा हम कर चुके हैं। वी डू हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब इसमें कुछ फैक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए, उसके बाद आई विल बी ओपन फॉर द क्वेश्चंस ऑन प्रीएम्बल, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। प्रीएम्बल में कितने वर्ड्स हैं? 86 वर्ड्स। कीवर्ड्स कितने हैं? 32 वर्ड्स। ये सवाल आते हैं पीटी में आपके, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अब इसमें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा गया था, जो कि लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है? उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा था, जो कि बाद में जाके हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना। पीटी में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, प्रीएम्बल और आपके आर्टिकल में अगर क्लैश होता है, क्लैश इन द सेंस कि आर्टिकल कुछ और कह रहा है और प्रीएम्बल कुछ और कह रहा है, तो उन सर्कमस्टांसेस में आप किसकी सुनेंगे, प्रीएम्बल की या आर्टिकल की? कौन सी चीज है जो कि ओवरराइड करेगी दूसरे पे? बताइए जी। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने प्रीएम्बल लिखा है,
इसका ना बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, ताकि आपके दिमाग में ना ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। अच्छा चलो इसको काउंटर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने प्रीएम्बल लिखा है, तो आप रीजनिंग बता सकते हो मुझे? रीजनिंग बता सकते हो? नहीं हार्मनी क्रिएट हो नहीं पाएगी नमन, अभी जो सिचुएशन मैं क्रिएट करूंगा। रीजनिंग बताइए, बेसिक स्ट्रक्चर है तो। चलिए अच्छा हुआ ये सवाल मैंने पूछ लिया, ये मेंस का भी सवाल बनता है और इंटरव्यू का भी सवाल बनता है। चलिए मैं आंसर करूं अब। सवाल सभी को क्लियर है कि सर एक तरफ हम प्रीएम्बल है जो हमने कर लिया है, दूसरी तरफ हमारे कोई भी आर्टिकल है, तो अगर दोनों में क्लैश है तो हम किसकी सुनेंगे? ठीक है डन। चलिए चलिए अब मैं इसको ना प्रैक्टिकल करता हूं। अब बस रुक जाइए, अब मेरी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, रुक जाइए, आंसर मिल गया है मुझे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल कैसे? क्लैश करवाते हैं दो आर्टिकल्स में, ठीक है? आर्टिकल 16 रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, प्रीएम्बल इक्वालिटी के बारे में बात करता है। साफ साफ लिखा हुआ है ना इक्वालिटी होगी, आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है रिजर्वेशन होगी, सही बात है, क्लैश करवा दिया। अब नोटिफिकेशन आई राजस्थान जुडिशरी की, संदीप खत्री ने कहा भाई मैं तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो सभी कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी मतलब सब, कोई रिजर्वेशन तो होनी नहीं चाहिए, 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो टॉप स्टूडेंट्स आएंगे चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी से हो, वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रीएम्बल में लिखा हुआ है इक्वालिटी है। संदीप खत्री ये बात कोर्ट में खड़े होकर कहता है। उधर से दूसरी तरफ से कहते हैं नहीं सर रिजर्वेशन तो हो सकती है, आर्टिकल 16 कहता है। क्या मैंने यहां पे क्लैश करवा दिया दोनों के बीच में? आर्टिकल 16 कुछ और कह रहा है, सवाल समझो, पहले सवाल समझो। आर्टिकल 16 तो कह रहा है रिजर्वेशन हो सकती है, इधर से प्रीएम्बल में पढ़ा इक्वालिटी होनी चाहिए, तो अब किसकी सुने हम, किसकी सुने? अब कोई अपना आंसर चेंज करना चाहेगा? आंसर करोगे अब? क्या किसकी सुनेंगे सर, आर्टिकल की सुने या प्रीएम्बल की सुने? फोर्टीन पे मत जाओ, हम तो 16 की बात कर रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अब आर्टिकल लिखा है, ये एग्जांपल आपको इसीलिए दिया था। अब सुनिएगा, अब फाइनल आंसर सुनिएगा दोनों का। आंसर ये रहेगा कि आपके आर्टिकल्स जो होंगे ना वो प्रिवेल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल प्रिवेल करेंगे। अब आता है रीजनिंग पे, क्यों सर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हार जाएगा, आर्टिकल जीत जाएगा? अब इस बात की रीजनिंग को सुनिएगा। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आप कोर्ट में पता है क्या कहेंगे? आपको जो राइट मिलता है ना वो प्रीएम्बल से नहीं मिलता है। अगर मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है तो वो आर्टिकल 14 से मिलता है, मुझे इस इक्वालिटी से नहीं मिलता है। मेरे पास जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से मिलेगा, विच इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 16, जिससे कोर्ट मुझे कहेगा संदीप खत्री आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि जिस आर्टिकल 14 की दुहाई आप कोर्ट में दे रहे हैं उसके साथ आपको आर्टिकल 16 भी पढ़ना है, और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और रिजर्वेशन दी जाएगी, और मेरा केस वहीं पे खत्म हो जाएगा। मतलब प्रायोरिटी किसको दी गई? आर्टिकल्स को। अब दूसरी रीजनिंग देता हूं, सर आर्टिकल्स को क्यों दी गई, प्रीएम्बल को क्यों नहीं? पहले ये समझो कि प्रीएम्बल लिखा क्यों गया है। प्रीएम्बल इसलिए लिखा गया है स्टूडेंट्स कि हमें आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव तो इन आर्टिकल्स के थ्रू ही करोगे। अब इसका फिर यूसेज क्या है? इसका यूसेज ये आएगा कि जब आप आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन करोगे, जब मैं आर्टिकल 14 की इक्वालिटी को पढ़ूंगा तो इंटरप्रिटेशन यहां से निकालूंगा। यह आपको किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार नहीं दे रहा है प्रीएम्बल, अधिकार मुझे आर्टिकल्स से मिलेगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर दो में क्लैश हो रहा है जैसे कि मैंने यहां पे करवाया, तो आपके आर्टिकल्स प्रिवेल करेंगे। आई होप कि कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। डन है जी, आगे सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। ये तो मुझे लग रहा है आपने डिटेल में किया ही है,
तो बहुत शॉर्ट में ही मैं बताऊंगा वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें आपकी दो लैंडमार्क जजमेंट आती है, एक रे बैरोबेरी जिसमें कहा गया कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दूसरे में कहा गया केशवानंद भारती में इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। प्रियम्बल में अगेन कुछ फैक्ट्स भी हैं आपके। कितनी बार अमेंडमेंट हुई है? सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है। ठीक है जी, एक ही बार अमेंडमेंट हुई है। कौन सी अमेंडमेंट हुई है? 42nd अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में कितने वर्ड्स ऐड किए गए थे? 3 वर्ड्स। वो कौन कौन से वर्ड्स थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, डन। क्या प्रियम्बल को अब दोबारा भी अमेंड किया जा सकता है? अगर मान लो आज की सरकार को लगता है हमें कुछ और चीजें चेंज करनी है प्रियम्बल में, तो आंसर इज यस, प्रियम्बल को दोबारा भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसमें अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन, अदर भी हैं, डेमोक्रेटिक एंड सो ऑन, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आप कुछ अगर ऐड करना चाहते हो तो जिसको हम कहेंगे सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आप प्रियम्बल को आज भी अमेंड कर सकते हो। कैसे? एज पर टू आर्टिकल 368 के। ठीक है जी। आई थिंक नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। बताइए जी। अब मैं आपके सवाल ले लेता हूं प्रियम्बल से, उसके बाद फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ भी आपको जो लगता हो प्रियम्बल में समझ में नहीं है, ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर लिखो, क्वेश्चन है तो फटाफट से क्वेश्चन। अब मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगी, जल्दी थोड़ा सा। नम्रता श्रीवास्तव, आपका क्वेश्चन है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब सोशल जस्टिस में क्या एग्जांपल लोगे? मान लो जिस जगह मैं रहता हूं वहां के लोगों ने डिसाइड किया कि खत्री को यहां नहीं रहने देंगे, ठीक है, डन। अब मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, लोगों ने डिसाइड किया खत्री को निकालो, ठीक है, तो उस केस में आई विल गेट द सोशल जस्टिस। ठीक है, सो दैट कैन बी एन एग्जांपल। रिपब्लिक का मतलब होता है, राजू इसको इस तरीके से समझो, ये एनफोर्सेबल नहीं होता, प्रियम्बल एनफोर्सेबल नहीं होता, ये मैंने इनडायरेक्टली आपको यहां पे पढ़ा दिया है। जो क्वेश्चन आता है ना प्रियम्बल एनफोर्सेबल है या नहीं है, वो यही है, आपको यहां से कोई भी राइट नहीं मिलता, ये एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, डन। हाँ, एक और सवाल आ रहा है बार बार रिपब्लिक स्टूडेंट्स को, तो देखो रिपब्लिक को इस तरीके से समझो, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? तो आंसर आता है सर, फर्स्ट सिटीजन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या लोगों की तरफ चुन के आता है या मोनार्क सिस्टम से आता है? तो आंसर आता है सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लोग ही चुनते हैं। हाँ, डायरेक्टली हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं चुनते, हम जो है लोकसभा और राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं, लोकसभा के लोगों को चुनते हैं, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग हैं वो मिलके जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली तो लोग ही चुन रहे हैं ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वी आर रिपब्लिक। ठीक है, वी आर रिपब्लिक। हेड ऑफ द स्टेट किस तरीके से आपकी कंट्री में आ रहा है वो डिसाइड करता है कि आप रिपब्लिक हो या रिपब्लिक नहीं हो। अगर उसे लोग चुन रहे हैं आप रिपब्लिक हो, अगर उसे लोग नहीं चुन रहे हैं, ठीक है, वो तो फिक्स है कि पहले ये प्रेसिडेंट थे, उनके बेटे अब ये प्रेसिडेंट है, उनकी अलग जो उसके बाद जो भी उनका बेटा बेटी होगी वो बनेंगे, तो उस केस में फिर आप रिपब्लिक नहीं हो। दैट्स इट। ठीक है, सोशलिस्ट सोशलिस्ट का मतलब होता है ए सिस्टम ऑफ सोसाइटी और ग्रुप लिविंग इन विच देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मुझे बताइए कि हमारे देश में क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी है? बसेस गवर्नमेंट की भी चलती हैं, प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, होता है ना? तो जिस तरीके से आपका देश चलता है, तो क्या उसमें क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं का कोई रोल रहेगा या नहीं रहेगा? तो हम एक कॉम्बिनेशन के थ्रू चलते हैं जिसमें प्राइवेट का भी रोल है। जैसे बिजली आपकी कुछ जगह प्राइवेट की भी कंपनीज देती हैं, कुछ आपकी गवर्नमेंट की कंपनीज भी देती हैं। ठीक है,
तीन वर्ड कौन से थे? ये तो मतलब आप बेयर एक्ट से भी देख सकते हो। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, जो तीन ऐड हुए थे, एक ही बार अमेंडमेंट हुई है। सेक्युलर एंड फ्रेटर्निटी में तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसमें तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। जैसे अगर मैं भी सिटीजन हूं, आप भी सिटीजन हो, और हमारी अगर कहीं पे बात आएगी तो वी बोथ आर इंडियंस, ठीक है, हम एक हैं। अगर कोई तीसरा हमारे देश में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो दैट इज द फ्रेटर्निटी। अब एक मैं ही आपसे लड़ता रहूं, आप मुझसे लड़ते रहो, तो हमें भारत दुश्मन की जरूरत थोड़ी ना, हम ही देश का नर्क कर लेंगे, ठीक है। तो वो एक भाईचारा हमारे बीच में होना चाहिए। ओके, सुदेश ने एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है। इसमें मेंस का क्वेश्चन कैसे लिखोगे? अगर लिखना चाहो तो स्ट्रक्चर लिख लो, मैं शेयर कर देता हूं। चलो, इससे आपकी मेंस आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। एक छोटा सा सेशन देखिएगा किस तरीके से आंसर लिखा जाता है जब आपको मेंस में क्वेश्चंस आता है। मेंस में सवाल आया है आपका कि क्या प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी? प्रियम्बल का मीनिंग आएगा सबसे पहले कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, विच इज बेसिकली कि ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही आप एक पॉइंट और लिखेंगे कि व्हाई दिस क्वेश्चन अराइज। ये सवाल आएगा कि ये सवाल ही क्यों पैदा होता है कि ये पार्ट है या नहीं है। ये तो बेसिक सी बात होनी चाहिए। और ये सवाल इसलिए अराइज होता है क्योंकि जनरली जब आप लीगल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो प्रियम्बल जो है वो किसी भी लॉ का पार्ट नहीं होता है। ये जनरल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द लॉ कहती है। तो अब यहां पे सवाल ये है कि क्या प्रियम्बल है पार्ट या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ये होने के बाद आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा मेन बॉडी से। मेन बॉडी मतलब जिसमें आपका मेन बॉडी का आंसर आएगा, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपका मेन बॉडी। मेन बॉडी में आप क्या लिखेंगे कि ये सवाल सबसे पहले रे बेरुबारी यहां पर उठा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर दिया, ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर आप यहां पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट। और यहां पे लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को ओवररूल किया और कहा कि नहीं, जो प्रियम्बल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। अब यहां पे इतने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा कि भैया पार्ट है किस तरीके से। फिर आप यहां पे बताएंगे कि सर ये पार्ट इस तरीके से है कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स जब पढ़ रहे होगे, आप बहुत बार ऐसा होता होगा, आप इस बात से रिलेट करेंगे कि जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो तो एक ही लाइन के दो मीनिंग निकल आते हैं। यूजुअली ऐसा हो जाता है जब आप, ये स्पेशली आपके कॉलेज टाइम में ज्यादा होता है जब तक आपको बेयर एक्ट रीडिंग का इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सर इस लाइन से तो मैं ये मतलब भी निकाल सकता हूं, इस लाइन से मैं ये मतलब भी निकाल सकता हूं। तो अब विच मीनिंग इज करेक्ट, तो आप हमेशा देखेंगे इन दोनों में से वो इंटरप्रिटेशन करेक्ट होगी जो इंटरप्रिटेशन आपके प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करती होगी। अगर कहीं पर इनइक्वालिटी आ रही होगी तो वो फिर आपकी जो है करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। तो यहां पे केशवानंद भारती में भी बहुत अच्छे पॉइंट्स कहे गए कि इट इज एन इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, विच मीन्स कि जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो वही कंक्लूजन होगा जो आपको प्रियम्बल में देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स भी मैं पढ़ देता हूं केशवानंद भारती की। इट डिड नॉट वॉक बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है जो केशवानंद भारती में कहा गया कि इट डिड नॉट वॉक बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवररूल कर जाएगा और हम इसको देखेंगे।
ठीक है, ये एनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और फिर लास्ट में इसकी थर्ड पार्ट में, मेरे पास यहां स्पेस कम है तो मैं यहां आ जाता हूं, लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे जी आप, कि जो आपके क्वेश्चन का आंसर है डायरेक्ट, अगर कंक्लूजन लिखने का एक तरीका बता देता हूं, किसी को डिफिकल्टी होती हो, अगर आपसे ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाता तो 2 से 3 लाइनें ही में आंसर करते ना, यस इट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वही 2 से 3 लाइनें आपकी कंक्लूजन में आ जाएंगी। दैट्स इट। ठीक है जी, तो आपकी कुछ मेंस आंसर राइटिंग का भी एक छोटा सा सेशन हो गया है। डन, आगे बढ़ जाएं जी, नेक्स्ट कर लें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चलो अब एक पार्ट और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस एंड सो ऑन। पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, इसके लिए तो मुझे बेयर एक्ट भी डाउनलोड करना होगा, करना होगा। चलो ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसका सबसे पहला सवाल आता है कि सर हमारे देश में स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं। तो पहला बेसिक सवाल है, पता नहीं आप में से किस किस के ये दिमाग में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो आना चाहिए था, और वो ये कि नहीं, आपको हेडिंग नहीं लिखना होगा, आकृति। ठीक है, डन। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, सर हमारे देश में स्टेट्स ही क्यों है, मतलब स्टेट्स ही क्यों नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्यों हमें जरूरत है। ठीक है, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर अब तो यूनियन टेरिटरी है, पहले स्टेट थी, तो अब यूनियन टेरिटरी की जरूरत क्यों है, इस क्वेश्चन का एक, अब जो आपकी यूनियन टेरिटरी है ना, अब उनके जवाब देखने के लिए तो आपको सबके अलग अलग जवाब हो सकते हैं, तो मैं कुछ अलग भी जवाब दूंगा आपको और कुछ कॉमन भी जवाब दूंगा। जो कॉमन जवाब है, कॉमन जवाब ये आता है कि उनको स्टेट नहीं बनाया जा सकता था किसी ना किसी रीजन की वजह से। ठीक है, और सब में कॉमन रीजन ये था कि वो स्टेट बनने के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, वो इतने बड़े एरियाज थे ही नहीं कि उनको स्टेट बनाया जा सके। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, दिल्ली को अगर स्टेट का स्टेटस दे देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, अब सुनिए क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, और न्यू दिल्ली में ही आपके जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपकी जो सेंट्रल कैबिनेट जो है, आपकी पूरी कैबिनेट, वो वहां पे बैठती है। तो अगर न्यू दिल्ली में अगर हम दिल्ली को स्टेट का दर्जा दे देते हैं, तो मुझे बताइए कि पार्लियामेंट के बाहर अगर आप कदम रखते हो, अगर आप सड़क पे हो, तो चीफ मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होंगी या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। अगर दिल्ली स्टेट बनती है तो उसी वक्त अगर वहां पे कोई एक्शन लेना हो तो पावर है किसके पास ज्यादा, तो आंसर आएगा सर ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो स्टेट है। तो दिल्ली को क्यों नहीं बना सकते हैं यूनियन टेरिटरी, बिकॉज पूरा का पूरा कंट्री आपका वहां से गवर्न होता है, और वहां पे ज्यादातर पावर सेंटर अपने हाथ में रखना चाहता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, जो कि टू सम एक्सटेंट अगर आप सोचोगे मैच्योरिटी से तो बहुत ज्यादा गलत रीजनिंग भी नहीं है। अब दूसरा रीजन सुनो, सर जम्मू कश्मीर तो पहले स्टेट था, अब उसको यूनियन टेरिटरी बनाने की क्या जरूरत है। तो अगर आपको आज भी स्पीच याद हो, जो कि 5 अगस्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 अगस्त को दी गई थी बाय आवर होम मिनिस्टर, ठीक है, अमित शाह जी ने, तो जब उन्होंने स्पीच दी थी तो उन्होंने रीजन भी बताया था। तो उन्होंने कहा था अभी हम इसको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द स्टेट का दर्जा ले ले। अब क्यों यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, क्योंकि अगर उसको स्टेट का दर्जा देते हैं तो वहां पे सारी पावर्स किसके पास चली जाएंगी, चीफ मिनिस्टर। और जिस तरीके के अभी उस टाइम पे हालात थे, क्या चीफ मिनिस्टर वहां पे उस सिचुएशन को अच्छे से संभाल सकता था, या सेंट्रल गवर्नमेंट उस सिचुएशन को अच्छे से संभाल सकती थी। तो उस लॉजिक से उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया।
तो इन शॉर्ट की कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी स्टेट्स रखें, हमें यूनियन टेरिटरी का भी कॉन्सेप्ट रखना होगा। तो इस वजह से हमारे देश में कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी है। अब कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं, सर हमें कैसे पता लगेगा? तो पार्ट 1 के साथ ही आप पढ़ते हो शेड्यूल 1। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ओरिजिनली का मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया था तो 8 शेड्यूल्स थे, आज की तारीख में 12 शेड्यूल हैं। जब आप पहला शेड्यूल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। सबसे पहले देखिएगा आर्टिकल 1। मुझे लगता है आने वाले एग्जाम्स में आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? वो इस वजह से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपका एक डिस्कशन, नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है, हम इंडिया नहीं बोलेंगे, हम भारत बोलेंगे, हम हिंदुस्तान बोलेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि हमारे देश का नाम है क्या? तो ज्यादातर अगर आप देखोगे तो कहने में इंडिया ही आता है, बट अभी जो है एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि भाई भारत होना चाहिए। इंडिया तो हमें जो है वेस्टर्न कंट्रीज ने नाम दिया था, तो विच इज नॉट सो गुड एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें एक दूसरे को भारत कहना चाहिए। इसी के तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, टू सम एक्सटेंट अब तो मुझे लगता है मुझे याद हो गए हैं, बट स्टार्टिंग में इवन, और मुझे लगता है सभी को शायद एक बार तो, ज्यादातर शायद इसमें जो आपके साउथ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत आए कि वो जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, ये तो मतलब क्योंकि इतनी बार पढ़ लिया था तो जबान पे बैठ गया था, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा, वो कहने में आई थिंक अगेन अब तो मेरे को सेट हो गया है, बट शुरू में आपको एक थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होती है। तो जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो उसी में आपको देखने को मिलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज यूनियन ऑफ स्टेट? तो पहली बात तो ये कि ये भी क्लियर हो गया कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है जी, तो आप इंडिया कह लो, भारत कह लो, एक ही बात है। ठीक है, एज पर टू दी आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये हमने कब डिसाइड कर लिया था? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट में काफी कॉन्सेप्ट्स फॉल कर जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये फॉल करता है कि मैं दिल्ली से हूं, ठीक है, अब ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं वैसे ये नहीं, मैं अपने पे एग्जांपल नहीं ले रहा। सुनो, एक पर्सन है मिस्टर ए, और वो है, कहां से बनाओगे? यूपी से, ठीक है, और मिस्टर ए कहता है कि मैं यूपी को अलग देश बनाऊंगा। तो क्या वो अलग देश बना सकता है? इस सवाल का जवाब आपको आर्टिकल 1 में ही मिलता है। वो जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसका मतलब ये है, इट इज नॉट ओपन टू स्टेट टू सिसीड फ्रॉम यूनियन, कि मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि भैया हमें तो देश बनना ही नहीं है आपके साथ। ठीक है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ही ये है। ठीक है, आज अगर कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी चाहे कि हम अपनी बाउंड्रीज चेंज कर ले अपने अकॉर्डिंग, तो क्या वो कर सकते हैं? आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, तो आपके यूनियन ऑफ स्टेट्स में ही एक और भी क्वेश्चन आता है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, जैसे अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो अमेरिका में जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या हो रखा है? एग्रीमेंट हो रखा है कि हम एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाएंगे। हमारे में ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। तो मतलब अगर कल को कोई स्टेट अपना अलग देश मांगती है तो फिर दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी,
सेकेंड क्लॉज पढ़िएगा, द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द वेरी फर्स्ट शेड्यूल। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट शेड्यूल में आप जाके देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। Clause third, the territory of India shall comprise state territories, union territories and territories which may be acquired by government of India। तो एक थर्ड, अब यूनियन टेरिटरी आपको पता है कौन सी होती है, स्टेट टेरिटरी आपको पता है कौन सी होती है, लेकिन क्या कोई ऐसी टेरिटरी भी हो सकती है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर ले? तो आंसर इज यस। ठीक है जी। तो कल को अगर कोई भी हमें अपना एरिया बढ़ाना है, या कल को अगर कोई फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कोई हमारी नेबरिंग कंट्री अगर ये प्रपोज करती है कि भैया हमें हिंदुस्तान में मिलना है, इंडिया का पार्ट बनना है, तो क्या ऐसा हो सकता है? अब अगेन ये डिसीजन तो अगेन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, पार्लियामेंट ही लेगी, बट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है जी। एक और सवाल आता है स्टूडेंट्स, जो कि आपको इस आर्टिकल के साथ ही पता होना चाहिए। जो यूनियन टेरिटरी है, इनको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट है वो यूनियन टेरिटरी जिसका अपना यूटी विद लेजिस्लेचर और यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। अब ये लेजिस्लेचर क्या है? तो देखिए तीन ऑर्गन्स आपके होते हैं। पहला आता है आपका लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है, दूसरा आता है आपका एग्जीक्यूटिव जो कि उसको एनफोर्स करता है, तीसरा आता है जुडिशरी जो कि उसको इंटरप्रेट करता है। अब इन सर्कमस्टांसेस में जब हम लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? देश में कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट, व्हेन इट कम्स टू यूनियन। ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो क्या स्टेट में भी लेजिस्लेचर होता है? आंसर इज यस। स्टेट अपने लिए भी कुछ लॉज बना सकती है। बेस्ट एग्जांपल, जो आप लॉज पढ़ते हो उसमें स्टेट अमेंडमेंट्स देखी होंगी किसी ने, जैसे सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो उसमें स्टेट अमेंडमेंट देखी होगी। ठीक है, एंड सो ऑन, बाकी अदर लॉज में भी तो स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है। तो उसी तरीके से अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो क्या उसका भी लेजिस्लेचर हो सकता है? आंसर इज यस। कुछ एग्जांपल्स है इसमें, जैसे कि दिल्ली, ठीक है जी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि पुदुचेरी, इनका अपना भी लेजिस्लेचर है। लेकिन ज्यादातर आप देखोगे दे आर विदाउट लेजिस्लेचर। अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, तो ये सारे के सारे विदाउट लेजिस्लेचर हैं। शिट, छींक आ रही थी और अब नहीं आई। ठीक है जी। आर्टिकल 2 पर आ जाइए, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ये क्या बात करता है जी? आर्टिकल 2 किसके पास पावर है नई स्टेट्स बनाने का? लास्ट स्टेट आपकी कौन सी बनी थी? तेलंगाना। तो क्या अपनी मर्जी से आप स्टेट बना सकते हो? अपनी मर्जी से झारखंड, उत्तराखंड, ये सब बन सकता है अपनी मर्जी से? आंसर इज नो। अगर छत्तीसगढ़ बना है तो वो किसकी मर्जी से बनेगा? दैट इज पार्लियामेंट। ठीक है जी। आर्टिकल 2 के साथ ही आप पढ़ोगे आर्टिकल 3 विच इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है जी। आर्टिकल 2 में हम बात कर रहे थे कि कल को अगर हम अपना से एग्जांपल भी क्या ही बोलें। अच्छा, वैसे ना इंडिया की हिस्ट्री भी अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया ने कभी भी अपने आसपास कभी भी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर, जो कि मैं यूजुअली जब ये पॉइंट पढ़ाता हूं तो आई ऑलवेज से दिस प्राउडली, और आपको भी प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि देयर इज श्रीलंका, ठीक है, देयर इज भूटान, देयर इज नेपाल, ठीक है, लेकिन देयर इज नेवर अ डिस्कशन। अब मैं ये बात कर रहा हूं ऑन अ इंटरनेशनल लेवल, हमने कभी इन पर किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं किया। ठीक है, वी कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट कि भाई वो एक अलग नेशन है और अलग नेशन ही जो है वो रहेगा। लेकिन जब आप हिस्ट्री में दूसरी कंट्रीज को देखते हो तो उनके आसपास अगर कोई छोटी मोटा कुछ ऐसा होता है तो दे ऑलवेज ऐड दैट इन दैट। तो आर्टिकल 2 आपका बात करता है कि उसी तरीके से अगर हमको कोई प्रपोज करता है कि हमें ऐड होना है तो एज पर टू आर्टिकल 2 पार्लियामेंट अगर चाहेगी तो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग, आर्टिकल 3 बात करता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र का, आई थिंक एक इशू है रिलेटेड टू बाउंड्रीज, ठीक है,
तो उस तरीके से आपका पंजाब एंड हरियाणा का एक इशू है विच इज इन रिलेशन टू चंडीगढ़, ठीक है, कि भाई चंडीगढ़ को जो है पंजाब कहता है हम ही को दे दो, हरियाणा कहता है हम ही को दे दो एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो अगर रिजॉल्व होगा, अब वो रिजॉल्व करने के लिए उसको यूटी बना रखा है, ठीक है, कि दोनों आप अपना काम चलाओ, वो रहेगा यूटी। तो उसी तरीके से वो पावर भी आपकी एक्सक्लूसिवली किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 एक अच्छा एग्जाम्पल बनते हैं किस चीज का, ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स अच्छा एग्जाम्पल बनते हैं जो टॉपिक मैंने आपको कराया था कि इंडिया का जो यूनिटरी जो स्ट्रक्चर है उसको ये दोनों के दोनों जो है आर्टिकल 2 भी और आर्टिकल 3 भी, क्योंकि यहाँ पे पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, यूनियन के पास है, ठीक है जी। आर्टिकल 4 जो भी लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। नहीं, अखंड भारत इज डिफरेंट, ठीक है, अखंड भारत वाज द हिस्ट्री, अब तो नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ हमने कभी भी किसी ऑफिशियल उस पे इसको क्लेम नहीं किया है, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से आपके लॉस चेंज होते हैं, आपकी चीजें बदलती है, आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 3 का अगर इम्प्लीकेशन आता है तो आपके जो 2 शेड्यूल्स हैं उनमें भी चेंजेस होंगे, दैट इज योर फर्स्ट शेड्यूल एंड इज योर फोर्थ शेड्यूल। सो दिस इज योर यूनिट 1। अगर यूनिट 1 से कोई भी सवाल है तो नाउ यू कैन आस्क, बताइए जी। यस प्लीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। नम्रता जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, नाम चेंज करने की तो जब जरूरत होगी ना जब आर्टिकल 1 में भारत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनको स्टेट विभा, इसका आप आंसर इस तरीके से समझिए, क्योंकि स्टेट्स का जो उनका स्टेटस है वो आप उनको नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही छोटे एरियाज हैं, वो एज अ स्टेट काम नहीं कर पाएंगे, और सेंटर चाहता है कि उनका उन पर डायरेक्ट कंट्रोल रहे। हाँ जी, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू मे लीव नाउ। अब मैं और भी कोई नया टॉपिक नहीं कराऊंगा, तो जितने आपके सवाल हैं आप वो पूछ सकते हो 1 बाय 1, ठीक है। सत्यानी, फोर्थ आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का अगर एप्लीकेशन होता है तो आपका आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 में भी अमेंडमेंट्स होंगी। हाँ जी आदित्य, आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 के साथ ही पढ़ा जाएगा, रीड विद है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीनत, आंसर राइटिंग की वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पेपर टू पेपर पे डिपेंड करता है। आप जब प्रैक्टिस करें तो मिनिमम 500 वर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करें, फिर डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कौन सा पेपर दे रहे हैं। जब आपके सामने पेपर आएगा तो उसमें लिखा होगा कि ये आपको इतने वर्ड्स या इतनी स्पेस में करना है, ठीक है। राउत, इनकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। जब आप दिल्ली की हिस्ट्री देखने को जाओगे तो वो स्टेट लेजिस्लेचर, दिल्ली का जो लेजिस्लेचर है वो स्टार्टिंग से ही है, तो वो उनको अलाउड किया हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये विदाउट स्टेट की कंसेंट वैलिडिटी से नहीं होता है, वहां उनका भी डिसीजन लिया जाता है, उनका भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। प्रियंका, आप इसको इस तरीके से पढ़ो कि आर्टिकल्स से ही आपको राइट मिलते हैं, प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल। आर्टिकल से ही, आर्टिकल ही सरवाइव करेगा, ठीक है। आर्टिकल से ही आपको राइट मिलते हैं, प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो एनफोर्सिएबल नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एनफोर्सिएबल नहीं है, जैसे कि डीपीएसपी है वो एनफोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। अब आपका आर्टिकल 44 है डीपीएसपी में, ठीक है, तो वो है, न्यूज में भी बड़ा रहता है, ठीक है, कि यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, लेकिन एनफोर्सिएबल ही नहीं है। उसी तरीके से प्रियम्बल भी एनफोर्सिएबल नहीं है। हाँ जी, डन विद टुडेज क्लास। जतिंदर कह रहे हैं सर हैदराबाद की टेरिटरी के रिगार्डिंग मैटर हुआ था कुछ दिन पहले, मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक बार।
हैदराबाद की टेरिटरी कौन सी? अच्छा, मुझे पढ़ना पड़ेगा जतेंद्र इसके बारे में कि क्या इशू है, मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में। ठीक है, हाँ जी, वो देखिए, दिल्ली अगर आपने नाम लिया ना तो वो दिल्ली को अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाएगी व्हेन इट कम्स टू यूनियन। ठीक है, चंचल आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ लेना, कुछ राइटिंग ना समझ में आया तो, या फिर गूगल कर लेना ना, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा। अगर आंसर समझ में नहीं आया और आंसर समझ आ गया तो क्वेश्चन को गूगल कर लेना। ठीक है आदित्य, इसमें आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ओरिजिनली पूछा है या करंटली पूछा है। अगर ओरिजिनली पूछेगा तो जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम पे 395 और 8 आपके वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, शेड्यूल्स। और अगर उसमें ओरिजिनली नहीं लिखा है तो मतलब वो करंट ही पूछ रहा है, फिर उसके बाद आप आंसर जो टिक करोगे वो 12 शेड्यूल्स का करोगे। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है सर, क्या जो एमपी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो चेंज होंगी? देखिए अभी शिवानगी, इस पे तो मैं कैसे क्या बोल सकता हूँ। एमपी हाई कोर्ट ने जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जजमेंट आया, लग तो नहीं, देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब इस पे वही बात है, सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप, अगर एमपी ही आपकी फर्स्ट स्टेट है, मेरा सजेशन ये रहेगा शिवानगी, अगर एमपी ही प्रेफरेंशियल स्टेट है और आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अदर स्टेट्स। सबसे बेटर ऑप्शन है आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो आसपास की स्टेट्स हैं या जो भी आपको ठीक लगे उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है शिवानगी, आर्टिकल 13C, एक सेकंड में बता देता हूं, मेरे को आर्टिकल ओपन करना पड़ेगा। सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, किसका क्वेश्चन है ये? शिवानगी ध्यान से सुनिएगा। आपकी दो टेरिटरीज तो बहुत सिंपल ही होगी। अगर कल को इंडिया किसी को एक्वायर कर लेता है, ठीक है, किसी और टेरिटरी को, तो वो आपकी इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगी और वो भी यूनियन ऑफ स्टेट्स में फॉल कर जाएगी। ठीक है, कल को अगर हम साइज बढ़ाते हैं या कोई हमारे साथ मिलना चाहता है और पार्लियामेंट उस पर एग्री कर जाता है, ठीक है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ओके नम्रताश, पूजा विदाउट लेजिस्लेटिव, ये बाकी सारे विदाउट लेजिस्लेटिव ही है। चंडीगढ़, पूजा एग्जांपल, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। टॉपिक वाइज मेंस के क्वेश्चन, इनशा मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के मेंस के क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आई थिंक अभी अभिनव सर आ जाएंगे तो आप उनसे मांग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अगर होंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, वरना मुझे भी ड्राफ्ट कर, मेरे को देखने पड़ेंगे एक बार, लैपटॉप में एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही पढ़ाया था तो एक बार देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इस पे अब नंदनी 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे। एडवोकेट राजश्री, आप ये मेरे से तो क्या ही पूछ रहे हो, मैं कैसे जवाब दूं, अब इनके नाम क्यों बदले गए हैं। ठीक है, अब भाई देखिए, ये क्वेश्चन तो सरकार से बनता है जिन्होंने चेंज किए हैं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं कि क्यों बदले हैं। ठीक है, अब जो बदले हैं एज एन एजुकेटर मैं उनको पढ़ाऊंगा और खुद भी पढ़ूंगा। ठीक है, हाँ जी राजू, आंसर टू योर क्वेश्चन, यस।
मोनिका शर्मा आपने कहा है सर प्लीज एक्सप्लेन क्लॉज 2, कौन सा, किसका क्लॉज 2? ठीक है, हाँ दिल्ली में पावर टसल चलता ही रहता है, तो वो तो भाई अब जो है सो है, ठीक है उसमें। और पावर टसल चलता है एलजी के एलजी के कंधे पे बंदूक रख के, तो वो चल रहा है तो चल रहा है, आपके सामने ही है वो तो, ठीक है। आई थिंक उसमें सफर दिल्ली वाले ही कर रहे हैं सबसे ज्यादा तो। अच्छा, ओके आदित्य। देखिए दिल्ली में क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर भी है ना, उसके लिए आपको दिल्ली से जो लॉज गवर्न करते हैं ना उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 239 ए भी है ना इसमें शायद, तो उसको एक बार रेफर कर लीजिए जतिंदर, ठीक है। ओके पूजा, एक स्ट्रेटजी सेशन रख लेंगे। आप जिस स्टेट का देना चाहें नितिन दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जानवी, अभिनव सर की तबीयत खराब है इसलिए वो अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ओके आदित्य, मैंने पढ़ लिया आपका पॉइंट। मोनिका 4 क्लॉज 2। ओके मोनिका शर्मा, मैं ओपन कर रहा हूं आर्टिकल 4। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो आपकी अमेंडमेंट होगी वो एज पर टू आर्टिकल 368 नहीं होगी। डन मोनिका जी, उस पर आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ना आपका ममता, वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक बिहार में आता है जहां तक मेरी नॉलेज है। तो अगर आप में से कोई बिहार के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ साथ साथ में पढ़ना चाहिए, साथ साथ में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। आरजेएस प्री की स्ट्रेटेजी सेशन यूट्यूब पे आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी पे मिल जाएंगे, अपूर्व सर ने काफी लिए हैं, अर्जिता मैम ने भी लिए हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। आरजेएस प्री की गाइडेंस, दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा सिर्फ आरजेएस प्री के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो बेयर एक्ट और दूसरा एमसीक्यू। इन्हीं को, बेयर एक्ट को सिर्फ पढ़ते रहो, रिवाइज 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 रिवाइज, और जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो वो एमसीक्यू सॉल्व करो। और हिंदी और इंग्लिश, अगर किसी का हिंदी और इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तो फिर उस केस में आपके कम चांसेस हो जाते हैं प्री क्लियर करने के, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। देखो टाइम सभी के लिए कम है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से कम है, तो यू जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।